रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह दशकों के दौरान एक खुले स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में लगा हुआ था। यह खुलासा अडानी एंटरप्राइजेज के निवेशकों के लिए शेयरों की 20,000 करोड़ रुपए की खुली पेशकश से ठीक पहले आया है। अडानी समूह ने तब से रिपोर्ट को चयनात्मक गलत सूचना और बासी, निराधार और बदनाम आरोपों के दुर्भावनापूर्ण संयोजन के रूप में खारिज कर दिया है। हालांकि इसने निवेशकों को बेचने से नहीं रोका। अडानी पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। आज हम अपनी 2 साल की जांच के निष्कर्षों को प्रकट करते हैं। यह सबूत पेश करते हैं कि 17.8 ट्रिलियन रुपए, 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारतीय समूह अडानी समूह दशकों से एक बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना में लगा हुआ है। अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी ने मोटे तौर पर 120 बिलियन डॉलर का शुद्ध मूल्य अर्जित किया है, जो पिछले 3 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। मोटे तौर पर समूह की 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों में स्टॉक मूल्य प्रशंसा के माध्यम से, जिसने औसतन 819 की वृद्धि की है। उस अवधि में % हमारे शोध में अडानी समूह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित दर्जनों व्यक्तियों के साथ बात करना, हजारों दस्तावेजों की समीक्षा करना और लगभग आधा दर्जन देशों में परिश्रम स्थल का दौरा करना शामिल था। यहाँ तक कि अगर आप हमारी जांच के निष्कर्षों को नजरअंदाज करते हैं और अडानी समूह के वित्तियों को अंकित मूल्य पर लेते हैं, तो इसकी 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों में आकाशोच्च मूल्यांकन के कारण विशुद्ध रूप से मौलिक आधार पर 85% की गिरावट आई है। अडानी की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों ने भी पर्याप्त ऋण लिया है, जिसमें ऋण के लिए अपने बढ़े हुए स्टॉक के शेयरों को गिरवी रखना शामिल है, जिससे पूरे समूह को अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया गया है। 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों में से 5 ने 1 से नीचे वर्तमान अनुपात की सूचना दी है, जो निकट अवधि के तरलता दबाव को दर्शाता है। समूह के बहुत शीर्ष रैंक और 22 प्रमुख नेताओं में से 8 अडानी परिवार के सदस्य हैं, जो एक गतिशील है, जो समूह की वित्तीय और प्रमुख निर्णयों को कुछ के हाथों में रखता है। एक पूर्व कार्यकारी ने अडानी समूह को एक पारिवारिक व्यवसाय के रूप में वर्णित किया। अडानी समूह पहले 4 प्रमुख सरकारी धोखाधड़ी जांचों का केंद्र रहा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, करदाताओं के धन की चोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जो अनुमानित रूप से 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अडानी परिवार के सदस्यों ने कथित रूप से मॉरिशस, यूएई और कैरेबियन द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन क्षेत्राधिकारों में अपतटीय शेल संस्थाओं को बनाने में सहयोग किया, नकली या अवैध कारोबार उत्पन्न करने और सूचीबद्ध कंपनियों से पैसा निकालने के लिए जाली आयात निर्यात दस्तावेज तैयार किए। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर राजस्व खुफिया निदेशालय द्री द्वारा 2004 से 2005 के आसपास हीरा व्यापार आयात निर्यात योजना में केंद्रीय भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया था। कथित योजना में कृत्रिम कारोबार उत्पन्न करने के लिए अपतटीय शेल संस्थाओं का उपयोग शामिल था। जालसाजी और कर धोखाधड़ी के अलग अलग आरोपों में राजेश को कम से कम 2 बार गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें अडानी समूह के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा देने के लिए पदोन्नत किया गया। गौतम अडानी के बहनोई समीर वोरा पर द्री द्वारा उसी हीरा व्यापार घोटाले के सरगना होने और नियामकों को बार बार झूठे बयान देने का आरोप लगाया गया था। बाद में उन्हें महत्वपूर्ण अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को मीडिया द्वारा एक मायावी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। वह नियमित रूप से अडानी में सरकार की जांच के केंद्र में पाया गया है, जिसमें धोखाधड़ी की सुविधा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अपतटीय संस्थाओं के नेटवर्क के प्रबंधन में उसकी कथित भूमिका थी। हमारे शोध, जिसमें संपूर्ण मॉरिशस कॉर्पोरेट रजिस्ट्री को डाउनलोड करना और सूचीबद्ध करना शामिल है, ने खुलासा किया है कि विनोद अडानी कई करीबी सहयोगियों के माध्यम से अपतटीय शेल संस्थाओं की एक विशाल भूल भुलैया का प्रबंधन करते हैं। हमने विनोद अडानी या करीबी सहयोगियों द्वारा नियंत्रित 38 मॉरिशस शेल संस्थाओं की पहचान की है। हमने ऐसी संस्थाओं की पहचान की है जो साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कई कैरिबियाई द्वीपों में विनोद अडानी द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित है।
विनोद अडानी से जुड़ी कई संस्थाओं के संचालन के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, जिनमें कोई कर्मचारी रिपोर्ट नहीं किया गया है, कोई स्वतंत्र पता या फोन नंबर नहीं है और कोई सार्थक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने सामूहिक रूप से अरबों डॉलर भारतीय अडानी में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और निजी संस्थाओं में स्थानांतरित किए हैं, अक्सर सौदों की संबंधित पार्टी प्रकृति के आवश्यक प्रकटीकरण के बिना। हमने कुछ शेल संस्थाओं की प्रकृति को ढकने के लिए डिजाइन किए गए अल्पविकसित प्रयासों को भी उजागर किया है। उदाहरण के लिए, विनोद अडानी से जुड़ी संस्थाओं के लिए 13 वेबसाइटें बनाई गई, कई संदिग्ध रूप से एक ही दिन में बनाए गए थे, केवल स्टॉक फोटो की विशेषता थी, कोई वास्तविक कर्मचारी नहीं था और विदेश में खपत और वाणिज्यिक उपस्थिति जैसी निरर्थक सेवाओं के समान सेट को सूचीबद्ध करता था। ऐसा लगता है कि विनोद अडानी के गोले वित्तीय स्वास्थ्य और सॉल्वेंसी की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों की बैलेंस शीट पर 1 स्टॉक पार्किंग बटा स्टॉक हेरफेर, 2 और अडानी की निजी कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई कार्य करते हैं। भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां उन नियमों के अधीन हैं जिनके लिए सभी प्रमोटर होल्डिंग्स यूएस में इनसाइडर होल्डिंग्स के रूप में जाना जाता है का खुलासा किया जाना आवश्यक है। नियमों में यह भी आवश्यक है कि हेरफेर और अंदरूनी व्यापार को कम करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के पास गैर प्रवर्तकों के पास कम से कम 25% फ्लोट हो। अडानी की सूचीबद्ध कंपनियों में से 4 उच्च प्रवर्तक स्वामित्व के कारण डीलिस्टिंग सीमा के कगार पर हैं। हमारा शोध इंगित करता है कि अडानी समूह से जुड़े अपतटीय शेल और फंड में अडानी स्टॉक के सबसे बड़े सार्वजनिक यानी गैर प्रमोटर धारक शामिल है। एक ऐसा मुद्दा जो अडानी कंपनियों को डीलिस्टिंग के अधीन करेगा, भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी के नियम थे लागू। कथित सार्वजनिक फंडों में से कई प्रमुख अनियमितताओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 1 मॉरिशस या अपतटीय संस्थाएं, अक्सर गोले, 2 नामांकित निदेशकों, 3 के माध्यम से छुपाए गए लाभकारी स्वामित्व के साथ और कम से कम विविधीकरण के साथ लगभग विशेष रूप से पोर्टफोलियो रखते हैं। अडानी सूचीबद्ध कंपनियों में शेयरों से मिलकर सूचना का अधिकार आरटीआई अनुरोध जो हमने सेबी के पास दायर किया था, पुष्टि करता है कि अपतटीय धन एक चल रही जांच का विषय है। 1.5 साल से भी अधिक समय के बाद मीडिया और संसद के सदस्यों द्वारा शुरू में चिंताओं को उठाया गया था। एलारा के एक पूर्व ट्रेडर, एक ऑफशोर फंड जिसके पास अडानी के शेयरों की लगभग $3 बिलियन की कंसंट्रेटेड होल्डिंग है, जिसमें एक ऐसा फंड भी शामिल है जो अडानी के शेयरों में 99% केंद्रित है, ने हमें बताया कि यह स्पष्ट है कि अडानी शेयरों को नियंत्रित करता है। उन्होंने समझाया कि निधियों को जानबूझकर उनके अंतिम लाभकारी स्वामित्व को छिपाने के लिए संरचित किया गया है। लीक हुए ईमेल से पता चलता है कि एलारा के सीईओ धर्मेश दोषी के साथ सौदों पर काम करते थे, एक भगोड़ा लेखाकार जो एक कुख्यात भारतीय बाजार जोड़तोड़ करने वाले केतन पारेख के साथ स्टॉक हेरफेर सौदों पर बारीकी से काम करता था। ईमेल से पता चलता है कि एलारा के सीईओ ने दोषी के साथ स्टॉक डील पर काम किया था जब वह गिरफ्तारी से बच गया था और व्यापक रूप से एक भगोड़े के रूप में जाना जाता था। कानूनी इकाई पहचानकर्ता एलईआई डेटा और भारतीय विनिमय डेटा के अनुसार मॉन्टेरोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स नामक एक अन्य फर्म 5 स्वतंत्र फंडों को नियंत्रित करती है, जो सूचीबद्ध अडानी कंपनियों के शेयरों में सामूहिक रूप से $360 बिलियन $4.5 बिलियन से अधिक है। मॉन्टेरोसा के अध्यक्ष और सीईओ ने एक भगोड़े हीरा व्यापारी के साथ 3 कंपनियों में निदेशक के रूप में काम किया, जिसने कथित तौर पर भारत से भागने से पहले $1 बिलियन चुरा लिए थे। विनोद अडानी की बेटी ने भगोड़े हीरा व्यापारी के बेटे से की शादी। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड के अनुसार अडानी की एक बार संबंधित पार्टी इकाई ने अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पावर को आवंटित मॉन्टेरोसा फंडों में से एक में भारी निवेश किया, जो अडानी समूह और संदिग्ध अपतटीय फंडों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचती है। जून से सितंबर 2021 तक न्यू लीना इन्वेस्टमेंट्स नामक एक अन्य साइप्रस आधारित इकाई के पास अडानी ग्रीन एनर्जी शेयरों में $420 मिलियन से अधिक का स्वामित्व था,
जिसमें इसके पोर्टफोलियो का 95% शामिल था। संसदीय रिकॉर्ड बताते हैं कि यह अन्य अडानी सूचीबद्ध संस्थाओं का शेयरधारक था और अभी भी हो सकता है। न्यू लीनाको इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज फर्म एमिकॉप द्वारा संचालित किया जाता है, जिसने अडानी को अपने अपतटीय इकाई नेटवर्क के विकास में सहायता करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। एमिकॉप ने कम से कम 7 अडानी प्रमोटर संस्थाओं का गठन किया, कम से कम 17 अपतटीय शेल और विनोद अडानी से जुड़ी संस्थाएं और अडानी स्टॉक के कम से कम 3 मॉरिशस स्थित अपतटीय शेयरधारक। एमिकॉप ने एक एमबीबी अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप मलेशियाई करदाताओं से $4.5 बिलियन की निकासी की गई। स्कैंडल पर रिपोर्ट करने वाली पुस्तक $बिलियन व्हेल के अनुसार एमिकॉप ने प्रमुख अपराधियों के लिए निवेश कोष की स्थापना की, जो म्यूचुअल फंड की तरह दिखने वाले ग्राहक के पैसे को धोने का एक तरीका था। डिलीवरी वॉल्यूम एक अनूठा दैनिक डेटा बिंदु है जो संस्थागत निवेश प्रवाह की रिपोर्ट करता है। हमारे विश्लेषण में पाया गया कि अडानी की कई सूचीबद्ध कंपनियों में अपतटीय संदिग्ध स्टॉक पार्किंग संस्थाओं की वार्षिक डिलीवरी वॉल्यूम का 30% से 47% तक का हिसाब है। यह एक स्पष्ट अनियमितता है जो यह दर्शाता है कि अडानी के स्टॉक वॉश ट्रेडिंग या अन्य रूपों के अधीन रहे हैं। संदिग्ध अपतटीय संस्थाओं के माध्यम से हेराफेरी व्यापार। अडानी सूचीबद्ध कंपनियों में स्टॉक हेरफेर के सबूतों पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सेबी ने अडानी एंटरप्राइजेज के स्टॉक को पंप करने के लिए अडानी के प्रवर्तकों सहित 70 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर वर्षों से जांच और मुकदमा चलाया है। 2007 के सेबी के एक फैसले में कहा गया है कि अडानी के प्रमोटरों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए कि उन्होंने केतन पारेख संस्थाओं को अडानी स्टैंड के शेयरों में हेरफेर करने में मदद की और उकसाया। केतन पारेख शायद भारत के सबसे कुख्यात स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटर है। अडानी समूह की संस्थाओं को मूल रूप से उनकी भूमिकाओं के लिए प्रतिबंध प्राप्त हुआ था, लेकिन बाद में उन पर जुर्माना लगा दिया गया था, जो समूह के प्रति सरकार की उदारता का एक प्रदर्शन है जो एक दशक लंबा पैटर्न बन गया है। 2007 की जांच के अनुसार 14 अडानी निजी संस्थाओं ने पारेख द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को शेयर हस्तांतरित किए, जो तब बाजार में जबरदस्त हेरफेर में लगे हुए थे। अडानी समूह ने सेबी को यह तर्क देते हुए जवाब दिया कि उसने केतन पारेख के साथ मुंद्रा बंदरगाह पर अपने संचालन की शुरुआत के वित्तपोषण के लिए सौदा किया था। यह प्रतीत होता है कि स्टॉक हेरफेर के माध्यम से शेयर बिक्री किसी तरह वित्तपोषण का एक वैध रूप है। हमारी जांच के हिस्से के रूप में हमने एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जिसे मॉरिशस स्थित फंडों के माध्यम से स्टॉक हेरफेर के लिए भारतीय बाजारों में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसने हमें बताया कि वह केतन पारेख को व्यक्तिगत रूप से जानता है और वह थोड़ा बदल गया है, यह समझाते हुए कि पिछले सभी ग्राहक अभी भी केतन के प्रति वफादार हैं और अभी भी केतन के साथ काम कर रहे हैं। स्टॉक को पार्क करने के लिए अपतटीय पूंजी का उपयोग करने के अलावा हमने सूचीबद्ध सार्वजनिक अडानी कंपनियों को तटवर्ती निजी अडानी कंपनियों के माध्यम से पैसे भेजने के कई उदाहरण देखे। ऐसा लगता है कि धन का उपयोग अडानी के लेखांकन, चाहे उसके रिपोर्ट किए गए लाभ या नकदी प्रवाह को बढ़ाकर सूचीबद्ध संस्थाओं को अधिक क्रेडिट योग्य बनाने के लिए अपनी पूंजी शेष राशि को कम करने के लिए किया जाता है, या केवल अडानी साम्राज्य के अन्य हिस्सों में वापस चला जाता है जहां पूंजी की जरूरत है। हमने सूचीबद्ध और निजी दोनों कंपनियों द्वारा कई अघोषित संबंधित पक्ष लेनदेन की भी पहचान की, जो भारतीय प्रकटीकरण कानूनों का खुला और बार बार उल्लंघन प्रतीत होता है। एक उदाहरण में एक विनोद अडानी नियंत्रित मॉरिशस इकाई, जिसके मूल संचालन के कोई संकेत नहीं थे, ने एक निजी अडानी इकाई को $11.71 बिलियन, उस समय $253 मिलियन अमेरिकी डॉलर उधार दिया, जिसने इसे संबंधित पार्टी ऋण के रूप में प्रकट नहीं किया। बाद में निजी संस्था ने अडानी एंटरप्राइजेज को $9.84 बिलियन, हाल ही में काफी कम विनिमय दरों पर $138 मिलियन सहित सूचीबद्ध संस्थाओं को धन उधार दिया। एक अन्य विनोद अडानी नियंत्रित मॉरिशस इकाई, जिसे इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट DMCC कहा जाता है,
ने लिंक्डइन पर कोई कर्मचारी सूचीबद्ध नहीं किया है, उसकी कोई ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है, उसने कोई ग्राहक या सौदे की घोषणा नहीं की है और यह संयुक्त अरब अमीरात में एक अपार्टमेंट से बाहर है। इसने अडानी पावर की सहायक कंपनी को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया। ऐसा लगता है कि इस अपतटीय शेल नेटवर्क का इस्तेमाल कमाई में हेरफेर के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए हम लेनदेन की एक श्रृंखला का विवरण देते हैं, जहां इन सौदों की संबंधित पार्टी प्रकृति के प्रकटीकरण के बिना विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित एक निजी सिंगापुर की इकाई को सूचीबद्ध अडानी एंटरप्राइजेज की एक सहायक कंपनी से संपत्ति स्थानांतरित की गई थी। एक बार निजी इकाई की पुस्तकों पर संपत्ति लगभग तुरंत खराब हो गई थी, संभवतः सार्वजनिक इकाई को भौतिक अवलेखन और शुद्ध आय पर नकारात्मक प्रभाव से बचने में मदद मिली। अडानी समूह की स्पष्ट लेखांकन अनियमितताएं और अधूरा व्यवहार वास्तव में गैर मौजूद वित्तीय नियंत्रणों द्वारा सक्षम प्रतीत होता है। सूचीबद्ध अडानी कंपनियों ने मुख्य वित्तीय अधिकारी की भूमिका में निरंतर कारोबार देखा है। उदाहरण के लिए अडानी एंटरप्राइजेज के पास 8 वर्षों के दौरान 5 मुख्य वित्तीय अधिकारी थे, जो संभावित लेखांकन मुद्दों को इंगित करने वाला एक प्रमुख लाल झंडा था। अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी टोटल गैस के लिए स्वतंत्र ऑडिटर शाह धंधरिया नामक एक छोटी सी फर्म है। लगता है शाह धंधारिया की कोई मौजूदा वेबसाइट नहीं है। इसकी वेबसाइट के ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि इसके केवल 4 भागीदार और 11 कर्मचारी थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि यह मासिक कार्यालय किराए में 32,000 रुपये 2021 में $435 का भुगतान करता है। केवल अन्य सूचीबद्ध इकाई हमने पाया कि इसका ऑडिट लगभग 640 रुपये मिलियन $7.8 मिलियन का बाजार पूंजीकरण है। शाह धंधारिया मुश्किल से ही जटिल लेखा परीक्षा कार्य में सक्षम प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए अकेले अडानी एंटरप्राइजेज की 156 सहायक कंपनियां और कई संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां हैं। इसके अलावा अडानी की 7 प्रमुख सूचीबद्ध संस्थाओं में सामूहिक रूप से 578 सहायक कंपनियां हैं और बीएसई के खुलासों के अनुसार अकेले वित्त वर्ष 2022 में कुल 6,025 अलग-अलग संबंधित पार्टी लेनदेन में शामिल है। शाह धंधरिया के ऑडिट पार्टनर, जिन्होंने क्रमशः अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी टोटल गैस के वार्षिक ऑडिट पर हस्ताक्षर किए, जब उन्होंने ऑडिट को मंजूरी देना शुरू किया, तब उनकी उम्र 24 और 23 वर्ष थी। वे अनिवार्य रूप से स्कूल से बाहर नए थे, शायद ही देश की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों की वित्तीय जांच करने और उनके सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक द्वारा चलाए जाने की स्थिति में थे। गौतम अडानी ने एक साक्षात्कार में दावा किया है कि आलोचना के प्रति बहुत खुले दिमाग का है। हर आलोचना मुझे खुद को सुधारने का अवसर देती है। इन दावों के बावजूद अडानी ने बार बार सरकार और नियामकों पर सवाल उठाने वालों का पीछा करने के लिए अपनी अपार शक्ति का उपयोग करते हुए आलोचनात्मक पत्रकारों या टिप्पणीकारों को जेल में डालने या मुकदमेबाजी के माध्यम से चुप कराने की मांग की है। हमारा मानना है कि अडानी समूह बड़े पैमाने पर दिन के उजाले में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने में सक्षम रहा है, क्योंकि निवेशक, पत्रकार, नागरिक और यहाँ तक कि राजनेता प्रतिशोध के डर से बोलने से डरते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया है। यदि गौतम अडानी वास्तव में पारदर्शिता को अपनाते हैं, जैसा कि वे दावा करते हैं, तो उन्हें उत्तर देने के लिए आसान प्रश्न होने चाहिए। हम अडानी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।